वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आपका नॉलेज हैंगआउट में। मैं हूं ऋषभ शुक्ला और आज का हमारा टॉपिक है डेफिशिट डिमांड। डेफिशिट का मतलब होता है किसी चीज में कमी। क्लियर? तो ये जो चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिट एंड एक्सेस डिमांड। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है डेफिशिट डिमांड। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। Deficit demand means when actual demand is less than the required demand for full employment, it is called deficit demand. मान लीजिए कि एक इकोनॉमी में 1000 एस्टिमेटेड डिमांड। अच्छा, उससे भी पहले आपको मैं एक चीज बता देता हूं। जब मैंने ये यूनिट स्टार्ट की थी, थर्ड यूनिट, तो मैंने पहला वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने बताया था एक्स एंट और एक्स पोस्ट, दो चीजें। एक्स एंट होती है डिजायर्ड यानी कि प्लान्ड, और एक्स पोस्ट होती है आपकी एक्चुअल। तो यहां पर जो बात हो रही है वो एक्स एंट और एक्स पोस्ट की बात हो रही है कि गवर्नमेंट ने कुछ सोचा कि इस साल इतनी ज्यादा लोगों की डिमांड होगी, तो उस हिसाब से उन्होंने अपने प्रोडक्शन की सारी प्लानिंग कर ली। लेकिन एंड ऑफ द ईयर पता चला कि नहीं, ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू सम हाउ, जो डिमांड थी वो तो उतनी हुई नहीं, तो डिमांड तो कम रह गई। तो जो पूरी गवर्नमेंट की प्लानिंग थी वो पूरी की पूरी धराशायी हो जाती है इस मुकाम पर आकर। तो यहां पर हम प्लान्ड और एक्चुअल की बात कर रहे हैं। When actual demand is less than required, अब required क्या है? ये आपकी planned यानी कि estimated थी required demand for full employment, it is called deficit demand. Clear? Gap between actual demand line and required demand line is called deflationary gap. जो दोनों लाइनों के बीच में डिफरेंस होता है उसको डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं। ये तो बात हो गई हमारी वर्बल। अब थोड़ा सा देख कर बात कर लेते हैं डायग्राम को। देखिए, बहुत सारे बुक में ये डायग्राम नहीं बना है तो कंफ्यूज मत होइएगा। मैं बताऊंगा कि ये डायग्राम क्यों बनाया है और वो डायग्राम क्यों नहीं बनाया जो बुक में बने हुए हैं। बहुत जमीन आसमान का अंतर है। केन्स की थ्योरी अगर आप एक्चुअल में पढ़ेंगे तो वहां ऐसा ही डायग्राम मिलेगा, वो डायग्राम नहीं मिलेगा जो आपकी बुक में बना हुआ है, बिकॉज दैट इज कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग। क्लियर? चलिए इस डायग्राम पे बात करते हैं। तो केन्स ने अपने फुल एम्प्लॉयमेंट अप्रोच में बोला था, और मैंने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने बताया था कि इक्विलिब्रियम होते हुए भी अंडर एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल है या नहीं है। तो ये उसी से मिलता जुलता डायग्राम है। ये जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है, रेड लाइन वो रिक्वायर्ड लाइन है जिसपे वो फुल एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, ये आर पॉइंट। ठीक? लेकिन और ये कैसी थी? ये आपकी थी एक्स एंड, ये एक्स एंड थी। लेकिन जब साल का एंड हुआ 31 दिसंबर को पता चला कि नहीं, जो एक्चुअल डिमांड है यानी कि जो एक्स पोस्ट थी वो तो नीचे ही रह गई, ये तो नीचे रह गई और इक्विलिब्रियम लेवल भी मिल गया यहां पर। तो उन्होंने बोला अच्छा, तो ये डेफिशिट डिमांड हो गई। बोले हाँ, ये जो एक्चुअल डिमांड से कम रह गई ये डेफिशिट डिमांड हो गई। उन्होंने कहा चलो ठीक है। लेकिन फिर एक क्वेश्चन आया कि डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअल डिमांड और रिक्वायर्ड डिमांड के बीच में जो गैप है, यानी कि ये डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस। क्लियर? तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि आर E1 इज इक्वल टू डिफ्लेशनरी गैप। कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज डिफ्लेशनरी गैप, तो ड्रॉ दिस कंप्लीट डायग्राम एंड शो दिस डिस्टेंस एंड मेक इट लाइक दिस। क्लियर? तो ये तो बात होगी कि डेफिशिट डिमांड क्या होती है और डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है। तो फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं। गवर्नमेंट ने जो सोचा, जैसा सोचा था, उतनी डिमांड जब नहीं होती है मार्केट में तो कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। वही पुराना एग्जांपल उठाकर आपके सामने फिर से पोस्ट कर रहा हूं कि लेट्स से गवर्नमेंट ने ये माना कि हमारी इकोनॉमी में 100 लेबर्स हैं, 100 वर्कर्स हैं, 100 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारे। तो अगर इतनी डिमांड होगी, लेट्स से उन्होंने मान लिया कि अगर 1000 की डिमांड होती है तो हमारे पूरे 100 के 100 वर्कर्स को नौकरी मिल जाएगी, यानी कि फुली एम्प्लॉयड हो जाएंगे। इनको अगर मैं 100 के 100 को लगा दूंगा तो 1000 की डिमांड पूरी हो जाएगी। लेकिन एंड ऑफ द ईयर पता चला कि जो डिमांड थी वो तो मात्र 80 की थी। ठीक है ना? यानी कि 1000 की डिमांड नहीं थी, 1000 से कम थी। लेट्स से वो 700 हो सकती है, 800 हो सकती है। तो क्या आपको उन 100 के 100 लेबर की जरूरत पड़ेगी उस डिमांड को पूरा करने के लिए? नहीं, आपको पड़ी नहीं पूरे साल।
क्योंकि जैसे जैसे डिमांड आती गई आप अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाते चले गए, लेकिन एंड ऑफ द ईयर पता चला कि आपने सिर्फ 80 लोगों से काम कराया, 20 लोग तो बेरोजगार रह गए। तो ये जो गैप है ना, ये डिफ्लेशनरी गैप है। और ये एक पॉइंट जो है, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं क्योंकि आप इस चीज को देख चुके हैं। ये पॉइंट दिख रहा है आपको, इसको मैं यहां पर M1 ड्रॉ कर लेता हूं। देखिए अगर मैं इन दोनों पॉइंट को भी हटा देता हूं, मैं सिर्फ एम्प्लॉयमेंट पे बात करता हूं, तो देखिए होना इतना एम्प्लॉयमेंट चाहिए था, मिला एम्प्लॉयमेंट सिर्फ इतने लोगों को है। तो ये जो गैप शो कर रहा है ना, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट गैप है। क्लियर? तो अगर मैं यहां लिखूं अगेन, तो M1M इज इक्वल टू अंडर एम्प्लॉयमेंट, बस इतना ही काम चल जाएगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट केस है। क्लियर? MM। चलिए तो अब हमने बात कर लिया डेफिशिएंट डिमांड पे, डिफ्लेशनरी गैप पे भी बात कर लिया, और हमने डायग्राम भी देख लिया। अब पता करते हैं कि वो कौन कौन से कारण थे, कौन कौन से रीजन थे जिनकी वजह से ये डिफ्लेशनरी गैप या डेफिशिएंट डिमांड अराइजेस होती हैं। क्लियर? तो यहां पर लिखे हैं कुछ रीजन। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जब इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जब इन वीडियोस को देख रहे हैं, तो अपने माइंड को थोड़ा सा ब्रॉड करिए और पॉइंट वाइज पॉइंट चलते रहिए, और किसी चीज को उस टाइम पर समझते वक्त कोरिलेट मत करिएगा। जो जैसा है वैसे समझिए, उसके बाद अपनी थिंकिंग ऑर्डर को हाई करिए। क्लियर? तब आपको चीजें समझ में आएगी। इसको देखते हुए वीडियो को और पढ़ते हुए अगर आप किसी से कोरिलेट करेंगे, तो ना ये पार्ट समझ में आएगा ना वो पार्ट समझ में आएगा, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रह जाएगा। तो चलिए पहला पॉइंट है डिक्रीज इन मनी सप्लाई। या तो क्रेडिट क्रिएशन नहीं हुआ, लो क्रेडिट क्रिएशन हुआ होगा। जब मार्केट में पैसा ही नहीं पहुंचा तो लोगों की डिमांड नहीं आई, जब लोगों की डिमांड नहीं आई तो मेरा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इतना लगना चाहिए था, वो सिर्फ इतना ही लगा है। एक्चुअली कितना लगना चाहिए था? इतने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसको मैं 100 मान लेता हूं। यहां पर मैं कह रहा हूं कि ये 100 लेबर्स लगने चाहिए थे, लेकिन लगे कितने? 80 लेबर लगे मेरे इस वक्त। क्लियर? अगला रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। हो सकता है कि गवर्नमेंट ने भी अपना जो एक्सपेंडिचर रहा हो वो रिड्यूस कर दिया हो इस साल का, तो उससे लॉस क्या हुआ कि जो सामान गवर्नमेंट खरीदती, जो इक्विपमेंट्स, जो मशीनरी, जो भी प्रोडक्ट, जो भी आउटपुट गवर्नमेंट खरीदती, उससे भी तो कहीं ना कहीं डिमांड क्रिएट होती। लेकिन अब गवर्नमेंट ने भी अपना जो कह सकते हैं एक्सपेंडिचर था उसको रिड्यूस कर दिया, एंड दैट केस वी लॉस्ट द डिमांड। डिक्रीज इन कंजम्पशन ड्यू टू मोर ऑफ सेविंग्स। लोगों की हैबिट बदल गई, जो लोग पैसे उड़ा उड़ा के अय्याशी करते थे अब उन्होंने बचाना चालू कर दिया। अब इस केस में क्या होगा? जो लोग ज्यादा खर्चीले थे अब वो पैसे बचाने लगे, जो लोग फ्रीक्वेंटली मॉल्स में जाके शॉपिंग करते थे अब वो नहीं जाते हैं। क्लियर? तो हो क्या रहा है? पैसे बच रहे हैं, तो वहां पर एक ढेर जो लगता चला जा रहा है चीजों का, उससे क्या हो रहा है? उससे ये पता चल रहा है कि अब लोगों ने खरीदना कम कर दिया है, सेविंग बढ़ा दी है, तो इससे भी क्या होता है? डिमांड पे इफेक्ट जाता है। अगला डिक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। इसका सीधा रिलेशन टैक्स से है, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन जब आप कई इकोनॉमिस्ट की बुक्स और थ्योरीज को पढ़ेंगे तो सिर्फ टैक्स अकेला जिम्मेदार नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ और ऑब्लिगेशन और लायबिलिटीज होती हैं जिसकी वजह से डिस्पोजेबल इनकम आपकी कम हो जाती है। क्लियर? और उससे क्या होता है? उससे आपकी डिमांड पे अफेक्ट पड़ता है। क्लियर? अगला डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड ड्यू टू हाई बैंक रेट्स। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे वो ड्यू टू हाई बैंक रेट अब इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, जब प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है, तो उस लेबरों की डिमांड नहीं होगी। लेट्स से I planned to open my new restaurant, but due to some reason I didn't get the loan, and due to which I'm not gonna open my restaurant for now. तो जिन लोगों को मैं नौकरी देने वाला था उस रेस्टोरेंट में, क्या मैं दे रहा हूं? नहीं। तो इन्वेस्टमेंट ना होने के कारण भी डिमांड अफेक्ट होती है। क्लियर? लास्ट है डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट डिमांड। जो मैं प्रोडक्ट बना के बाहर भेजता था, अब बाहर वालों ने भी मेरा प्रोडक्ट स्वीकार नहीं किया, या उनको लगा कि नहीं जो इंडिया से प्रोडक्ट जा रहा है वो उतना ज्यादा क्वालिटी वाला नहीं है, वर्थ नहीं है इसको इतना खरीदने का, तो उन्होंने डिमांड रिड्यूस कर दी। जब उन्होंने डिमांड रिड्यूस कर दी तो क्या हुआ? मेरे जो 100 लेबर थे वो 80 के 80 रह गए, मेरे को 20 की जरूरत पड़ी ही नहीं। दिस इज हाउ
माय डिमांड गॉन डाउन। क्लियर? तो जरूरी नहीं है कि ये सारे फैक्टर एक साथ काम करेंगे, नहीं, 2-3 फैक्टर भी हो सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही फैक्टर काम कर रहा हो। तो हर तरीके से समझ के आगे बढ़ेंगे। चलिए, ये तो बात हो गई हमारे डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड की, डिफ्लेशनरी गैप की, डायग्राम की और रीजंस की। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्यों मैं उस डायग्राम को नहीं बना रहा था जो आपकी बुक में बना हुआ है। तो रीजन को मैं मिटा नहीं रहा हूं, बिकॉज रीजन है कि मैं आपको वो डायग्राम क्यों नहीं बनाता और ये डायग्राम क्यों प्रेफर करता हूं। देखिए, ये है एएस, ये हम बनाते हैं एडी, और डेफिशिएंट डिमांड दिखाने के लिए ये हम बनाते हैं एडी यू, ये एडीएफ है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होती बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत कब होती है? जब आप इन्फ्लेशनरी गैप बनाते हैं या एक्सेस डिमांड का केस बनाते हैं। वो अभी आगे पढ़ाने वाला हूं, लेकिन ये चीज समझा इसलिए दे रहा हूं कि अगले वीडियो में भी अगर आपको ऐसा डायग्राम दिखे तो माइंड में कंफ्यूजन ना रह जाए। अब मैं बनाने जा रहा हूं एक्सेस डिमांड, एडीई, 3 कलर से बन गया ना। चलिए अब ब्लैक कलर से समझ लेते हैं। तो एक्चुअली है क्या, अगर इस वाले को मैं मिटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, वरना बहुत सारी चीजें आपको एक साथ नजर आएंगी तो कंफ्यूजन बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए, कहने के लिए ये रिक्वायर्ड था, बहुत ध्यान से देखिएगा, लेकिन डिमांड यहां तक चली गई, कोई दिक्कत की बात नहीं, जा सकती है। लेकिन अगर आप देखें सप्लाई, तो सप्लाई भी तो यहां इंटरसेक्ट कर रही है, ज्यादा हो गया ना भाई, जो रिक्वायर्ड था उससे ज्यादा हो गया, ठीक है मान लिया, तो इससे प्राइस हाई कैसे हो गया? प्राइस का कोई बार ग्राफ आप इस पे ड्राफ्ट ही नहीं कर सकते, आप सिर्फ यहां पर चीजें दिखा सकते हैं। क्लियर? और कमाल की चीज देखिएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट की लाइन तो ये थी, ठीक है ना, फुल एम्प्लॉयमेंट की लाइन थी, ये एम्प्लॉयमेंट यहां मैं लिख दे रहा हूं, ये आ गया एक्चुअल। तो क्या एक्चुअली आपने इतना प्रोडक्शन किया भी है? नहीं। कैसे कैसे आप दिखा सकते हैं? क्योंकि यहां तो आप एम्प्लॉयमेंट के साथ आउटपुट भी दिखा रहे हैं। इस वीडियो को देखने वाले कुछ पब्लिशर्स भी होंगे और कुछ लोग और देख रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि यार ये क्या बेवकूफी वाली बात कर रहा है, लेकिन ये बिल्कुल बेवकूफी वाली बात नहीं है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट है। आप जिस दिन चाहे उस दिन कॉल करके, मैसेज करके इस टॉपिक पे आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि 15 से 20 किताबों की खाक छानने के बाद ये चीज पता चल गई है कि ये डायग्राम गलत है। क्लियर? चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो कमाल की बेवकूफी देखिए, या जो भी नादानी कह लीजिए, क्योंकि पब्लिशर्स तो पब्लिश कर रहे हैं तो मैं उनको कुछ कह नहीं सकता, आप लोग समझदार हैं, आप अपने हिसाब से देखिएगा। इतना एक्सेस कहां से लेकर आए आप? और अगर इतना प्रोडक्शन हो गया आउटपुट का, तो प्राइस पे तो कोई इफेक्ट पड़ना नहीं चाहिए। क्लियर? इसलिए मैं ये डायग्राम नहीं बनाता हूं, ठीक है। और प्राइस पे क्या इफेक्ट है वो जब हम एक्सेस डिमांड पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी फिलहाल आप ये समझिए कि ये पॉसिबल नहीं है कि अगर मैंने 100 लेबर लगा के यहां पर प्रोडक्शन कर लिया है ऑलरेडी, तो मैं ये लेवल ऑफ प्रोडक्शन किसी भी केस में नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है इकोनॉमी के अंदर। क्लियर? वंस I have employed all of my resources, all of my factor of production, then there is no chance until unless I will improve my technology. और आपको पता है जब भी हम कोई भी डेफिनेशन या थ्योरम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले कह देते हैं कि कीपिंग एवरीथिंग कांस्टेंट, तो हम सारी चीजों को एजम्पशन में कांस्टेंट मान लेते हैं। then how you can you increase the technology meanwhile you are studying a theorem, तो आप ऐसा पॉसिबली नहीं कर सकते। क्लियर? तो इसलिए मैं ये डायग्राम नहीं बनाता हूं। तो आइए इस वाले डायग्राम पे वापस चलते हैं। तो अभी हम डिफ्लेशनरी गैप पढ़ रहे थे, हमने रीजन पढ़ लिया था और ये भी पढ़ लिया क्या रीजन है कि मैं ये डायग्राम नहीं बनाता। चलिए आगे इंपैक्ट्स पे बात कर लेते हैं कि डिफ्लेशनरी गैप का क्या इंपैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे और बहुत सारे पॉइंट्स पर। फिर से एक बार रिवाइंड कर लीजिए दिमाग में। डिफ्लेशनरी गैप, जो डिमांड चाहिए थी उतनी नहीं है, कम है डिमांड। डिमांड कम है तो ओवर स्टॉकिंग होने लगती है। क्या होने लगता है? या ओवर स्टॉकिंग ही कह लीजिए, ज्यादा बेटर है।
ओवर इन्वेंट्री हो जाती है, क्योंकि जो मैंने सोचा था कि इतनी सेल होनी चाहिए वो इस साल उतनी सेल हुई नहीं। तो क्या हुआ, मेरे पास इन्वेंट्री क्रिएट होती चली गई, प्रोडक्शन मेरा जारी था और मेरी इन्वेंट्री मतलब जो मेरा गोडाउन में सामान था वो बिक नहीं रहा था, इवन शोरूम से नहीं बिक रहा था, तो गोडाउन में बल्क मेरा स्टॉक बढ़ता चला गया। दूसरा, रिडक्शन इन आउटपुट। जब मैंने देखा कि मेरे पास इन्वेंट्री क्रिएट हो रही है तो मैंने क्या किया, आउटपुट का लेवल यानी कि प्रोडक्शन का लेवल नीचे कर दिया, ताकि मेरी इन्वेंट्री धीरे धीरे निकलती रहे और मुझे स्टोरेज कॉस्ट ना देनी पड़े। क्लियर। और कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा दिन स्टोर रहने के बाद सामान खराब होते हैं, तो टू रिड्यूस दैट पॉसिबिलिटी एंड दैट रिस्क आई हैव टू रिड्यूस माय लेवल ऑफ प्रोडक्शन। Third one is reduction in employment. When I have to reduce my level of production, then definitely I have to remove few of my factor of production, and definitely they will include labors too. So in that case, some people will lose their job, and this is how reduction in employment will affect the economy. Low journal price level. अब हुआ क्या, मेरा सामान बिक नहीं रहा है मार्केट में, जो मैंने बना के भेजा, लेट से मैंने मार्कर बनाए या कुछ भी प्रोडक्ट बनाया मैंने, ठीक, ये मार्कर्स बनाए, अब मार्केट में बिक नहीं रहे हैं, मैंने 20 रुपए प्राइसिंग रखी थी। अब क्या करना पड़ेगा, मजबूरी है मेरे पास, मार्केट स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, और मार्केट स्ट्रेटजी में आता है प्राइस स्ट्रेटजी। तो मैं क्या करूंगा, प्राइस को रिड्यूस करूंगा ताकि मेरा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिक सके। क्लियर। लो जीडीपी, जब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, प्रोडक्शन लेवल गिर चुका है, मेरा जनरल प्राइस लेवल गिर चुका है, तो ऑब्वियसली देश की जीडीपी भी गड्ढे में ही नजर आएगी, आपको वो एवरेज पे नजर नहीं आएगी। सो दिस वाज द सेशन फॉर डेफिशिएंट डिमांड। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर अप द एक्सेस डिमांड। सो टिल देन, वॉच नॉलेज हैंग आउट, स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस डे।